सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज एक सभ्यता पढ़ने वाले हैं, एक सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। वो है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन, ये जो सभ्यता है, जब भी मैं इसे पढ़ाता हूँ बड़ा प्राउड फील होता है, और आपको भी प्राउड फील होना चाहिए सभ्यता पढ़ने टाइम में। क्यों प्राउड आपको करना चाहिए ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जैसे जैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे आपको पता चलेगा क्यों हड़प्पा सभ्यता हमारे लिए प्राउड का विषय है। देखिए, अगर आप इतिहास में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये पहला सिविलाइजेशन है, फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का पहला ये अर्बनाइजेशन आप बोल सकते हैं, नगरीकरण बोल सकते हैं। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन कौन है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन। जब हम और आगे बढ़ेंगे इतिहास में, प्राचीन काल से जब हड़प्पन सिविलाइजेशन से और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि 6th सेंचुरी BC जो है ये सेकेंड अर्बनाइजेशन का काल था, मतलब ये द्वितीय नगरीकरण था या द्वितीय शहरीकरण बोल सकते हैं आप। आगे अगर आप बढ़िएगा, जब मध्यकाल में आइएगा तो लगभग 10th सेंचुरी AD है ना, ईस्वी का मैं बात करूं, अभी तक तो ईसा पूर्व 10th सेंचुरी AD में थर्ड अर्बनाइजेशन उसको हम लोग बोलते हैं। वहां से मतलब ऑनवर्ड 10th सेंचुरी AD से धीरे धीरे थर्ड अर्बनाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़े, तीसरा नगरीकरण की तरफ हम लोग बढ़े। और आपको पता है कि तीसरा नगरीकरण जो था वो दिल्ली सल्तनत काल में एक पटरी पर चढ़ना शुरू हुआ, और मुगल काल आते आते वो अपने चरम लेवल पर पहुंचा। और वैसे ही आगे चलकर हम लोग अब स्मार्ट सिटी का बात करते हैं। लेकिन इन सब में, इस सभ्यता में या इस अर्बनाइजेशन में क्या खास बात था जिसके लिए हम लोग इसको बहुत ज़्यादा हम लोग प्राउड फील करते हैं। तो आप देखना, सेकेंड अर्बनाइजेशन, थर्ड अर्बनाइजेशन, यहां पे लोगों का ध्यान ज्यादा नहीं जाता। ध्यान ज्यादा जाता कहां पे? यहां पे। ये इसलिए खास है क्योंकि ये आज का नहीं है, क्योंकि ये लगभग आज से 5000 साल पीछे हम लोग जाएंगे, और लगभग हम लोग 5000 साल पीछे का इतिहास पढ़ेंगे। और आज से 5000 साल पहले आप देखिएगा कितना बेहतरीन सिविलाइजेशन था, क्या शानदार नगर का नियोजन था, मतलब जो टाउन प्लानिंग था, जबरदस्त है ना। आज का जो बड़ा बड़ा नगर निगम है ना, मैं बड़ा बड़ा बात कर रहा हूँ, जो एकदम आप जिसको आज मेट्रोपॉलिटन सिटी में रखते हैं, वहाँ का भी नगर निगम, नगर पालिका इस तरीके से काम नहीं कर पाता है जिस तरीका का प्लानिंग आप देखिएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में था। ज़बरदस्त प्लानिंग है ना। तो आप समझ सकते हैं उस ज़माने में ऐसे लोग सोच कैसे पा रहे थे जब पूरे दुनिया में बर्बरता था। और सबसे कमाल का बात मैं आपको ये बताऊं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को तो हम लोग भूल ही गए थे। अंग्रेज के ज़माने में हम लोग को फिर से पता चला हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। अब मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज जब यहाँ पे शासन कर रहा था तो आम लोगों को यही कहता था अंग्रेज कि हम तुम्हारे पे इसलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग बर्बर लोग हैं, और हम तुम लोग को सभ्य बनाने आए, तुम लोग को सिविलाइज्ड बनाने आए। मतलब अंग्रेज के अनुसार हम लोग जंगली थे, और अंग्रेज लोग कौन थे? सभ्य लोग थे, सिविलाइज्ड थे। वो हम लोग को क्या कर रहे थे? सभ्य बनाने आए। अब सवाल ये बना कि जब अंग्रेज को ये बात पता चला कि आज से 5000 साल पहले इनके यहाँ सिविलाइजेशन आ चुका है, जब अंग्रेज जहां से आए थे वहां पे वो लोग बर्बर थे और हम लोग सिविलाइज्ड थे, तो आप समझना अंग्रेजों को ये रास नहीं आएगा। ये उनको कहने में बड़ा दिक्कत होगा कि इतना साल पुराना, इतना सभ्यता कैसे हो सकता है। तो देखिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे अंग्रेजों ने अपने तरीके से इसको व्याख्या किया, इंटरप्रिटेट किया, गलत इंटरप्रिटेशन भी यहां पे किया गया। तो आप समझना, अब अच्छा, हम लोग बोल सकते थे अब अंग्रेज को कि तुम हम लोग को सभ्य बनाने आया है, हम लोग तो 5000 साल पहले सभ्य हो गए, और उस टाइम में हम लोग सभ्य हुए जब तुम लोग बर्बर था, तुम्हारे यहां सभ्यता का नामो निशान नहीं था। क्योंकि आप देखिएगा ग्रीक सिविलाइजेशन भी बहुत बाद में आया, ग्रीक सिविलाइजेशन बहुत बाद में आया, और हड़प्पन सिविलाइजेशन तो बहुत पहले आ चुका है, बहुत प्राचीन है ना। उस समय विश्व में बहुत गिना चुना सिविलाइजेशन था। उस समय अगर आप बात करें, इसका जो समकालीन सभ्यता था वो था मिस्र सभ्यता, या फिर मेसोपोटामिया। आपने सुना होगा इजिप्ट के बारे में, वही मिस्र है ना। तो मिस्र का सभ्यता और मेसोपोटामिया का सभ्यता वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का समकालीन था, है ना, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन था वो। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप इसका ज्योग्राफिकल एरिया देखिएगा तो मिस्र सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन को अगर आप मिला भी दीजिएगा तो उससे भी बड़ा सिविलाइजेशन कौन सा था? हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप समझ सकते हैं उस जमाने में, उस टाइम में 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये सिविलाइजेशन था। लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ सिविलाइजेशन। आप समझ सकते कितना बड़ा क्षेत्र में उस जमाने में फैला हुआ सिविलाइजेशन था।
तो ऐसे ही प्राउड फील करना चाहिए, है ना। और भी मैं बताऊंगा उस ज़माने क्या शानदार प्लानिंग इन लोग का होता था, है ना, ज़बरदस्त जिसको आप बोल सकते हैं, है ना। तो वो हम लोग बात करेंगे। तो इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के का चैप्टर जो होगा इसमें बहुत सारा आयाम है, और मैं कोशिश करूंगा कि हर आयाम को टच किया जाए और हर एग्जाम में आपको ये हेल्प करे, और साथ ही साथ, है ना, साथ ही साथ आप एक थिंकर भी बन पाओ, आप सोच भी पाओ। इतिहास को सिर्फ फैक्ट की तरह नहीं पढ़ो कि हमको रटना है, हम रट के बस निकल गए कि मोहनजोदाड़ो में क्या मिला था, हड़प्पा में क्या मिला, लोथल में क्या मिला, कालीबंगन में क्या मिला, कहाँ पे चूड़ी मिला, कहाँ पे, है ना, कौवा मिला, कहाँ पे कबूतर मिला। ये रटना सिर्फ नहीं है, आपको समझना है, आपको वो फील करना है, और आपको इतिहास से बहुत कुछ लेना है और वहाँ से सीखना है, और आगे इसको क्या करना, आगे का जनरेशन तक इसको ट्रांसफर करना। तो होता क्या है, इतिहास को सिर्फ हम लोग फैक्ट के नज़र से देखेंगे तो फिर इतिहास पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। इतिहास भी एक तरह का साइंस है ना। बिना तथ्य का या बिना आप रिसर्च का, बिना कोई सबूत का इतिहास को नहीं लिखा जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे बहुत डिटेल में, है ना। अब समझते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर हम लोग देखिए, एक प्राउड करने वाला बात इसलिए भी है क्योंकि देखिए अंग्रेज़ के ज़माने में ये सब चीज़ खोजा गया। देखिए अशोक का शासन अगर आप देखिएगा तो बहुत बड़ा शासन था। आज का लगभग 5 कंट्री में अशोक शासन करता था अकेले दम पर। आप समझ सकते हैं आज का लगभग 5 कंट्री में अशोक का शासन, है ना, कितना बड़ा शासन। और अंग्रेज़ हमारे पे शासन कर रहा है। हमारे पूर्वज जो थे वो बहुत बड़ा विरासत छोड़ कर गए, लेकिन आगे का जनरेशन, आप कह सकते हैं कि नालायक बच्चा, है ना, उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाया। तो आप देखना अशोक जैसा महान राजा जो हुआ वो भी अंग्रेज़ हम लोग को बता रहा है, तब हम लोग को पता चला अच्छा अशोक। उसके बाद हमारे यहाँ भी लोग रिसर्च करना शुरू किए। इसका सबसे बड़ा वजह क्या है? इसका सबसे बड़ा वजह है, मैं मानता हूँ कि एक पढ़ाई लिखाई शिक्षा का पतन होना, अंधविश्वास का हमारे समाज में बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा घुसना। जब आप अंधविश्वास में घुस जाओगे, आपका शिक्षा का पतन हो जाएगा, तो ऐसा भूल हम लोग आगे भी करते रहेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शिक्षा का स्तर हमेशा क्या रखें, हाई रखें। शिक्षा का स्तर कभी लो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमेशा पढ़ाई लिखाई ये सब पे जोर देना चाहिए। तो देखिए जैसे सिविलाइजेशन का मैंने बताया आपको, अशोक के बारे में बताया, वैसे ही माना जाता था कि वर्ल्ड में जो सबसे पहला रियलिस्टिक थिंकर आया था पॉलिटिकल साइंस का, या राजनीति का जो सबसे पहला विचारक था पूरे विश्व के इतिहास में, उनका नाम था मैकियावेली। और मैकियावेली साहब जो थे, उनका एक पुस्तक था द प्रिंस, और द प्रिंस को माना जाता है कि ये पहला रियलिस्टिक राजनीतिक पुस्तक है, और मैकियावेली बहुत बड़े विचारक भी थे। और मैकियावेली को बोला जाता है कि ये सबसे पहले, विश्व के सबसे पहले थिंकर्स थे, जो राजनीतिक थिंकर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, पॉलिटिकल थिंकर थे। क्यों बोला गया? क्योंकि हम लोग अपने चाणक्य को भूल गए थे, हम लोग अपने कौटिल्य को भूल गए थे। इसे देखिएगा, जब अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसको फिर से पढ़ा गया लगभग 1905 के आसपास, और जो हमारे विद्वान थे उनका नाम था आर शर्मा शास्त्री। और जब आर शर्मा शास्त्री ने अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसको फिर से पढ़ा, फिर से लोगों के सामने लाया, तब हम लोग को पता चला और अंग्रेज़ों को भी पता चला कि हम लोग मैकियावेली को पहला राजनीतिक विचारक मानते हैं, लेकिन मैकियावेली से तो लगभग हजारों साल पहले कौटिल्य, चाणक्य आया था, जो कि सबसे पहला विश्व का क्या था, सबसे पहला राजनीतिक विचारक था। और जब आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो आपको पता, अच्छा अर्थशास्त्र तो कौटिल्य का जो है वो आज भी ओरिजिनल अर्थशास्त्र तो मिला ही नहीं हम लोग को। वो तो हम लोग कहीं से कोट, जैसे जब कोई भी पुस्तक लिखते हैं तो कुछ कोट करते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक पुस्तक लिखा, वहाँ पे मैंने कोट किया कि भगवत गीता में ऐसा लिखा है। फिर किसी ने लेख लिखा, वहाँ पे कोट किया कि भगवत गीता में ऐसा लिखा है। तब मैंने क्या किया, उस कोट को अलग अलग इकट्ठा करके तब पता चला अच्छा भगवत गीता में ऐसा लिखा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साथ यही हुआ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ओरिजिनल वाला हम लोग को मिल नहीं पाया, और हम लोग क्या किए,
अलग अलग जगह से कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ जो भी कोट था, जो भी वाक्य था, चाणक्य का जो भी वाक्य था, वो सबको निकाले और वहाँ पे फिर हम लोग है ना मैंने जो नाम लिया आर शर्मा शास्त्री, इनका बहुत बड़ा योगदान था कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। तो जब कौटिल्य, तो ये सब आश्चर्यचकित बात था उस जमाने में अंग्रेजों के लिए भी कि इनके यहाँ इतना सभ्य या इतना बेहतरीन समाज था, इतना बेहतरीन इनका राजनीति व्यवस्था था, इतना बेहतरीन इनका सिविलाइजेशन था। तो ये मतलब वेस्ट को एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत के तरफ वो लोग आकर्षित हुए और भारत को अच्छी तरीके से दुनिया जानने लगा। क्योंकि मैं इस एज का बात करूं, पहले तो भारत को बहुत लोग जानते थे, हमारा व्यापार भी चलता था रोम एम्पायर के साथ, लेकिन धीरे धीरे जब जो हमारा पतन का काल आया, फिर धीरे धीरे देखिए भारत की तरफ आकर्षित कौन कौन किया। जैसे महात्मा गांधी ने आकर्षित कब किया, जब साउथ अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन चलाया और सत्याग्रह चलाया। जब महात्मा गांधी का सत्याग्रह आप साउथ अफ्रीका में देखिएगा तो आपको उस समय लोगों का ध्यान खींचा गया, क्योंकि पता चला कि साउथ अफ्रीका में एक बड़ा सत्याग्रह चल रहा है और सत्याग्रही कौन है, कौन ये सत्याग्रह चला रहे हैं, तो महात्मा गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी है। तो पता चला ये व्यक्ति है कहाँ का, तो पता चला ये व्यक्ति है भारत का। तो लोग भारत के तरफ आकर्षित होने, अब लोगों का नजर गया भारत की तरफ। दूसरा एक बहुत बड़ा घटना हुआ था जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो धर्म सम्मेलन चल रहा था उसमें अपना स्पीच दिया और जबरदस्त स्पीच दिया, वो पूरा विश्व को हिलाने वाला स्पीच था। जब वो स्पीच विवेकानंद दिए तब लोगों का ध्यान गया भारत की तरफ, ये विवेकानंद है कहाँ का, तो पता चला ये भारत का है, तब भारत की तरफ लोग देखने। और 1905 के आसपास मैंने बताया कौटिल्य का अर्थशास्त्र को आर शर्मा शास्त्री साहब है ना, वो जब इसको क्या किए लोगों के सामने लाए, तब लोगों का ध्यान गया कि भारत है ना। और एक और कमाल का बात ये है, जो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट इनका नाम है मैं नाम भूल रहा हूँ, गॉर्डन चाइल्ड। हाँ, गॉर्डन चाइल्ड साहब 1924 के आसपास पहली बार वेस्ट के सामने रखे इसी सभ्यता के बारे में कि भारत में इतने साल पुराना एक सभ्यता था जो बहुत ही विकसित सभ्यता था। आप कह सकते हैं कि उस जमाने में जितना भी इसका समकालीन सभ्यता था उन सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता था। जब गॉर्डन चाइल्ड साहब जब इस चीज़ को रखे वेस्टर्न लोगों के सामने, तब भी भारत की तरफ लोग आकर्षित हुए, बोले कि भारत है क्या, यहाँ पे इतना चीज़ है देखने के लिए। तो उसी में से इन सारी चीज़ जो मैं आपको बताया, जो प्राउड करने वाला चीज़ है, उन्हीं में से एक सिविलाइजेशन कौन सा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हम लोग क्या करेंगे आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। मैंने बताया इसके सारे आयाम को देखेंगे, इसकी विशेषता को देखेंगे, है ना। इसमें ये भी देखेंगे कि यहाँ पे मैं सिविलाइजेशन वर्ड लिख रहा हूँ तो सिविलाइजेशन और कल्चर में क्या अंतर होता है, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है, उनको उन विषय को भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बात करेंगे इस पर। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से पहले आप पहले ये जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग इतिहास के किस श्रेणी में रखेंगे या किस कालखंड में रखेंगे, हम लोग किस काल में रखते हैं इसको। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, जब हम लोग इतिहास का बात करते, जब हम लोग हिस्ट्री का बात करते, अगर आप हिस्ट्री को देखिए, है ना, तो इतिहास को काल के हिसाब से 3 भागों में बांटा जाता है। इसको 3 पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। कौन कौन सा पार्ट? एक काल को, है ना, हम लोग कहते हैं, अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, वो क्या होता है वो भी मैं आपको कभी समझा दूंगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 3 काल जो है। एक को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड, याद रखिएगा, ये हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, इसको हिंदी में कहेंगे प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद अगला होता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, या इसको हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्लियर? तो आप ध्यान रखिएगा, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और एक हिस्ट्री जो होता है इसको आप कह सकते हैं प्रॉपर हिस्ट्री। इसको हिंदी में आप इतिहास कह सकते हैं, है ना, इतिहास। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। एक मिनट रुक जाइएगा।
ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग अच्छा हड़प्पन नहीं, इतिहास को हम लोग क्या करते हैं, काल के आधार पर 3 काल में बांटते हैं, है ना। हिस्ट्री को हम लोग पीरियड के आधार पर 3 पीरियड में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और एक प्रॉपर हिस्ट्री। ये तीनों क्या होता है हम लोग एक एक करके बात करते हैं। देखिए, और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि हमारा जो चैप्टर है, इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ आप समझना, प्री हिस्टोरिकल पीरियड क्या है। ये हम उस काल को कहते हैं, आपको पता है कि मानव का जो अस्तित्व आया, जो आधुनिक मानव हम लोग कहते हैं, ये एक क्रमिक विकास का पार्ट है कि धीरे धीरे हम लोग, है ना, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, कच्चा ही खा लेते थे, है ना। फिर धीरे धीरे हम लोग जब आग से परिचित हुए तो आग से पका के हम लोग खाना खाने लगे। फिर धीरे धीरे हम लोग मतलब पशु पर ये सब पर निर्भर रहते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े और खुद ही एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि उत्पादन करना हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे, कृषि का उत्पादन करना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग क्या होंगे, धीरे धीरे हमारा जो समाज है या जो मानव का इतिहास है वो धीरे धीरे क्रमिक रूप से क्या होगा, उसका विकास होते रहेगा। तो जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, ये आप कह सकते हैं कि एकदम स्टार्टिंग पीरियड के मानव कहने का मतलब क्या है कि जब लोग उत्पादन नहीं करते थे। और प्री हिस्टोरिकल पीरियड में उस काल को जब रखा जाता, आप समझना, जब उत्पादन करना भी नहीं जानते थे, कृषि करना नहीं जानते थे, तो क्या वो लिखना पढ़ना भी तो नहीं जानते होंगे, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, जब लोगों को लिपि का नॉलेज, स्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं होता था, उस काल को हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तो याद रखिएगा, लिपि का ज्ञान यहाँ नहीं होता था, है ना। यहाँ पे स्क्रिप्ट का, यहाँ पे याद रखिएगा, लिपि, है ना, लिपि का ज्ञान नहीं होता था, ठीक है। लिपि का यहाँ पे ज्ञान नहीं होता था। यहाँ पे लिपि आप लोग समझते हैं, स्क्रिप्ट, है ना, स्क्रिप्ट, है ना। देखिए, लिपि क्या होता है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, है ना। ऐसे एक क्लास भी है, आप देख सकते हैं, पूजा मैम ने लिया था लिपि पे क्लास, तो आप उसको भी देख सकते हैं स्क्रिप्ट पे। तो चलिए, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, उस काल को, उस ज़माने के मानव को हम लोग इसमें रखते हैं जब लोगों को लिखना नहीं आता था, मतलब उनको स्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं होता था, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड हम लोग अच्छा, इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल आप स्टोन एज, है ना, जो पाषाण काल था, और पाषाण काल में भी जो पूरा पाषाण काल था और मध्य पाषाण काल था, इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। याद रखिएगा, जो नव पाषाण काल है उसको यहाँ पे हम लोग नहीं रख रहे, है ना। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड हम लोग किसको कहते हैं, ये उस काल को कहा जाता है जब लोगों को लिखना आता था। मतलब इसका मतलब लिपि का ज्ञान, यहाँ पे लिपि का ज्ञान क्या था, यहाँ पे लिपि का ज्ञान नहीं था, है ना, यहाँ पे लिपि का ज्ञान ही नहीं था, मतलब लिखना ही नहीं आता था लोगों को। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, आधे ऐतिहासिक काल, हम उस काल को कहते हैं जब लोगों को क्या होता था, लिखना आता था, है ना। यहाँ पे लोगों को लिखना आता था, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि लोगों को लिपि का ज्ञान था, क्लियर। लोगों को क्या था, लिपि का ज्ञान था। देखिए, इसको हम लोग 2 पार्ट में विभाजित करते हैं। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड को हम लोग 2 पार्ट में विभाजित करते हैं। एक तो हम लोग उस काल को भी रखते हैं यहाँ पे, मतलब उस समाज को भी रखते हैं जो उत्पादक समाज था, मतलब उत्पादन करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए याद रखिएगा, जो ये नवपाषाण काल है उसको हम लोग इसलिए यहाँ पे रखते हैं क्योंकि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक तो हम लोग देखते हैं कि लोगों को लिखना आता था, लिपि का प्रयोग करते थे, और दूसरा हम लोग देखते हैं कि कृषि में मतलब उत्पादन करना वो लोग शुरू कर दिए थे, है ना। मतलब गेहूं, जो आपका धान, ये सब का प्रोडक्शन वो करना क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए। तो जब प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, वो समाज को भी हम लोग कहाँ रखते हैं, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। और वो समाज को जो लिखना जानता था उसको भी हम लोग कहाँ रखते हैं, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, लोगों को लिपि का ज्ञान होता था। तो आप समझना, हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसका मैं इतने देर से बात कर रहा हूँ, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग लिखना जानते थे कि नहीं जानते थे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, उस ज़माने के लोग लिखना जानते थे, ठीक है, लिखना जानते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि लिपि का ज्ञान तो था, लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन हम लोग आज तक उस लिपि को नहीं पढ़ पाए। याद रखिएगा, हम लोग आज तक उस लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। उसी काल को हम लोग, उसी टाइम पीरियड को हम लोग किस में रखते हैं, प्रोटो में। तो आप ध्यान ये रखिएगा, प्री हिस्टोरिकल पीरियड उस काल को कहते हैं जब लोगों को लिखना नहीं आता था, लिपि का ज्ञान नहीं था।
प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड हम लोग उस काल को कहते हैं जब लोगों को लिखना आता था, लेकिन अभी तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए, मतलब इनके द्वारा जो लिखा गया लिपि था उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं? प्रोटो हिस्टोरिकल। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर आप देखिएगा तो हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है उसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए, और बहुत प्रयास, बहुत विद्वानों के द्वारा प्रयास किया गया हड़प्पन सभ्यता का लिपि को पढ़ा जाए, लेकिन हम लोग नाकाम रहे। कोशिश जारी है अभी भी कि अगर पढ़ लेते तो बहुत सारा, है ना, बहुत सारा बात हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा पता चल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है, अगर इसके आप कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन का बात करिएगा, मैंने आपको शुरू में बताया मेसोपोटामिया का सभ्यता या इजिप्ट का सभ्यता, जो मिस्र का सभ्यता जिसको बोलते हैं। आपको मैं बता दूं, इजिप्ट का सभ्यता और मेसोपोटामिया का सभ्यता जो है वो इसी का क्या है? समकालीन है। इजिप्ट का सभ्यता और मेसोपोटामिया का सभ्यता का जो लिपि था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। याद रखिएगा, इनकी, अब बताइए, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता का लिपि को पढ़ा जा चुका है, लेकिन हड़प्पा का लिपि क्यों नहीं पढ़ा गया, है ना? ऐसा क्या हुआ? तो आप देखिएगा, दरअसल बात यह है, मिस्र का और मेसोपोटामिया का सभ्यता इसलिए पढ़ पाए क्योंकि जैसे एक बार जो मिस्र का, एक बार चूंकि आपको पता है इजिप्ट में फ्रांस लोग क्या करते थे, वहाँ पे अपना कॉलोनी बना के रखते थे, मतलब वहाँ पे शासन करते थे। तो वहाँ पे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट लोग, वो लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे एक ये मिला, अभिलेख मिला, और अभिलेख में इजिप्ट का, मिस्र का जो लिपि था वो लिखा गया था, लेकिन उसके साथ साथ दो अन्य भाषा भी उसमें लिखा गया था, मतलब अन्य लिपि भी लिखा गया था। मतलब आप समझना कि जो इजिप्ट का जो लिपि है वो तो लिखा ही था, और साथ ही साथ दो अन्य लिपि भी लिखा गया था। तो इससे क्या हुआ? इससे विद्वानों को ये फायदा हुआ। अब आप ऐसे समझिएगा, अगर मान लीजिए हड़प्पन लिपि लिखा हुआ, हड़प्पन लिपि लिखा हुआ है, और आगे चलकर इसी हड़प्पन लिपि के आसपास मान लीजिए आज का रोमन लिपि लिखा रहता, जैसा आप देखते हैं ना, कोई रेलवे स्टेशन का नाम है ना, हिंदी भाषा में भी लिखा रहता है ना, देखते होंगे आप, हिंदी भाषा में, मतलब देवनागरी लिपि में भी लिखा रहता है, इंग्लिश मतलब रोमन लिपि में भी लिखा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप वो देखते हैं, और ये फारसी लिपि में भी लिखा रहता, जिसको आप उर्दू बोलते थे, देखिए उर्दू में भी लिखा हुआ है ना। तो आप यहाँ देखना, तो उससे क्या पता चला, वो एक ही नाम है और उसको अलग अलग भाषा में या अलग अलग लिपि में उसको क्या किया जा रहा है, अलग अलग लिपि में लिखा जा रहा है। तो जब अलग अलग लिपि में लिखा जा रहा है तो हम जिस लिपि को पढ़ पाते हैं, कुछ लोग देवनागरी लिपि पढ़ पाते हैं, देवनागरी लिपि देख के समझ आता है ये फलाना स्टेशन, कुछ लोग रोमन लिपि पढ़ते हैं तो रोमन लिपि पढ़ के समझ जाते हैं ये फलाना स्टेशन। तो वैसे ही मिस्र का जो सभ्यता था उसका जो अभिलेख मिला, उसमें जो लिपि मिला, उसमें और भी दो लिपि लिखा हुआ था, जिसकी वजह से विद्वानों को आसान हुआ और वो मिला उला के बहुत, है ना, अच्छे तरीके से धीरे धीरे इजिप्ट का सारा लिपि को पढ़ लिया गया। और वही सेम चीज मेसोपोटामिया के साथ हुआ। मेसोपोटामिया में भी 3 लिपि लिखा गया और तो उससे बहुत आसानी से पढ़ा गया। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था। यहाँ पे बायलैंग्वेज आपको नहीं दिखता, यहाँ पे एक ही लिपि लिखा गया था और उसके अगल बगल कहीं दूसरा लिपि नहीं लिखा गया था। यही वजह है कि हड़प्पा का लिपि आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए और मेसोपोटामिया और मिस्र का लिपि क्या किया हम लोग पढ़ चुके। क्लियर? तो देखिए, तो आप ध्यान रखिएगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि हड़प्पा का लिपि अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। इसका मतलब लिपि था लेकिन पढ़ नहीं पाए, तो उसको किस काल में रखेंगे आप खुद बताओ? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस काल में, किस पीरियड में रखा जाता है, तो आप बता देना प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रखा जाता है। तो याद रखिएगा, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में ही आ जाता है क्या? यही आ जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रखते हैं। क्लियर है? अब देखिए, प्रॉपर हिस्ट्री हम लोग किसको कहते हैं? तो प्रॉपर हिस्ट्री उस इतिहास को कहा जाता है जब लोगों को लिखना तो आता ही था, लिखना आता था और उनकी लिपि को हम लोग पढ़ चुके। याद रखिएगा, लिपि का भी ज्ञान था और हम लोग, मतलब लिपि का भी ज्ञान था, लिपि का भी ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था ही, और हम लोग उसको क्या कर चुके? वो पढ़ा जा चुका है। ठीक है, पढ़ा जा चुका है। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ लिए। तो ऐसा समय जब उनके लिपि को हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग किस में रखते हैं? प्रॉपर हिस्ट्री में या इतिहास में रखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला लिपि कौन सा है जिसको पढ़ा गया।
अगर आप सब देख सकते हैं भारत का सबसे प्राचीन लिपि कौन है, तो भारत का सबसे प्राचीन लिपि हड़प्पा लिपि है ना। हड़प्पन लिपि जो है ये भारत का सबसे प्राचीन लिपि है, बहुत पुराना लिपि है। और हम भारत का हमारा जो सबसे प्राचीन लिपि है वही हम लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या लिखा हुआ, वो हम लोग नहीं पढ़ पाए। लेकिन भारत का ऐसा कौन सा प्राचीन लिपि है जिसको, जो पहला लिपि जिसको पढ़ा जा चुका है ना, वो सबसे प्राचीन में, मतलब अभी तक जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें सबसे प्राचीन कौन है, तो वो लिपि कौन सा है, तो वो है आपका ब्राह्मी लिपि है ना। कौन सा है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी हम लोग पढ़ना भूल गए थे। अशोक का अभिलेख, ज्यादातर अभिलेख अशोक का किस लिपि में लिखा है, ब्राह्मी लिपि में। और आगे चलकर अंग्रेजों ने इसको पढ़ा और एक व्यक्ति था, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप है ना। क्या नाम था उसका, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप है ना, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, ये ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा। और ब्राह्मी लिपि को जब जेम्स प्रिंसेप पढ़ता है तब से हम लोग ब्राह्मी लिपि से अच्छे से परिचित हो गए। तो आप ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि जो है ये भारत का आप कह सकते हैं सबसे प्राचीन लिपि है जिसको पढ़ा जा चुका है। लेकिन अगर सिर्फ नॉर्मल, अगर आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे प्राचीन लिपि कौन है, तो आप बता दें हड़प्पन लिपि, ये सबसे प्राचीन है। लेकिन ऐसा लिपि जिसको पढ़ा जा चुका है उसमें सबसे प्राचीन कौन है, तो ब्राह्मी लिपि। तो क्लियर है, तो ब्राह्मी लिपि से भी पुराना लिपि था कौन, हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का लिपि। देख सकते हैं आप है ना। तो आप ध्यान रखना, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि लिपि जो होता है, आप देखते होंगे लिपि जब आप लिखते हैं तो कुछ लिपि लेफ्ट टू राइट या कुछ राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है ना। जैसे आप देखिएगा रोमन है ना, जैसे यहाँ पे ये हिस्ट्री जो मैंने लिखा है ये किस लिपि में मैंने लिखा है, रोमन। देखिए भाषा क्या होता है, भाषा जब दो व्यक्ति मान लीजिए बात करिए या फिर मैं अब मौखिक रूप से अपनी बातों को पहुंचाता हूं वो भाषा हो गया। और जब मैं उसी को लिख कर आपको दूंगा तो वो लिपि है ना। मैंने क्या किया, भाषा को लिपि में क्या कर दिया, लिख दिया। जब मैं लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, लिपि हो जाएगा। तो जैसे हिस्ट्री में बोल रहा हूं, ये भाषा में बोल रहा हूं हिस्ट्री है ना, मैंने मुंह से बोला, लेकिन जैसे मैंने इसे लिखा तो वहां पे मैं देखूंगा कि मैं किस लिपि में लिख रहा हूं, किस स्क्रिप्ट में लिख रहा हूं। तो यहां पे मैंने किस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ना। वैसे ये प्राग ऐतिहासिक काल किस स्क्रिप्ट में लिखा है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, भाषा और स्क्रिप्ट में क्या होता है, अंतर होता है। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, तो कुछ रोमन जैसे मैंने बोला, तो रोमन किधर से लिखा है, लेफ्ट से स्टार्ट किया, मैंने राइट पे खत्म किया, तो लेफ्ट टू राइट। देवनागरी कैसे लिखा हुआ, लेफ्ट टू राइट। क्या कोई लिपि है जो राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, वर्तमान में है क्या, बिल्कुल है। कौन सा, फारसी है ना, फारसी लिपि। तो फारसी लिपि जो है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, राइट से लेफ्ट। वो कैसे लिखा जाता है, इधर से राइट से लेफ्ट है ना, इस तरह है ना। नॉर्मली देवनागरी और ये रोमन हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट है ना। फारसी कैसे लिखा जाता है, राइट से लेफ्ट है ना। आपने सुना होगा कहावत, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फारसी एक क्लासिकल लैंग्वेज था है ना, ये कहावत बहुत पहले का है ना। मुगल काल में राजभाषा होता था, ऑफिशियल लैंग्वेज होता था, तो फारसी भाषा बहुत लोग सीखते थे है ना। ऐसा नहीं कि फारसी से मुसलमान बोलते, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे है ना। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या मतलब क्या हुआ इसका, कहावत का मतलब है ना। देखिए मैं आपको बता दूं, आप बचपन से ये कहावत सुनते होंगे, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होगा इसका मतलब क्या है। आप मेरे इंतजार में होंगे कि एक साल 2024 में कभी कोई नीरज सर आएंगे है ना, GS विद नीरज सर चैनल पर, और वही बताएंगे कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का क्या मतलब होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब होता है हाथ कंगन को आरसी क्या। आरसी एक फारसी वर्ड है और आरसी का मतलब होता है आईना, कि जब आप कंगन पहनते हैं तो आपको आईना का जरूरत नहीं होता ना, वो तो दिख रहा है ना। कंगन आप आईना देख के थोड़ी पहनते हैं, टिकली उकली लगाते या टीका को लगाते होंगे तो आप आईना देख के लगाते होंगे। तो जब आप कंगन पहनते तो आपको आईना देखने का जरूरत नहीं होता है। और पढ़े लिखे को फारसी क्या, मतलब उस जमाने का, ये मुगल पीरियड का है ये कहावत, जो पढ़ा लिखा होता था उसको फारसी है ना, फारसी भाषा उसके लिए बहुत आसान हो जाता था। क्लियर है ना। वैसे तो फारसी लिपि जो है उसको कैसे लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट है ना। कैसे, राइट। अच्छा, मैं एक बड़ा रोचक चीज आपको बताता हूँ। रोमन लिपि जो है, कि रोमन को हम लोग राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं रोमन को, तो रोमन को हमेशा हम लोग कैसे पढ़ते हैं, रोमन को हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं है ना। लेकिन मैं आपको चलिए प्रूफ करके दिखाता हूँ, रोमन को भी हम लोग कभी कभी राइट टू लेफ्ट पढ़ देते हैं
मैं प्रूफ करके दिखाऊं? अगर मैं ऐसे बोल रहा ऐसे थोड़ी बोलूँगा, ऐसे भी मैं ऑथेंटिक बात बोलता हूँ, फैक्ट्स बोलता हूँ, है ना। तो आप देखो, मैं चलिए प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे हम लोग कभी हमारे से बहुत लोग पार्टी मांगते हैं, तो हम लोग गए रेस्टोरेंट खाने के लिए, या हम लोग ऐसे भी रेस्टोरेंट खाने गए फैमिली के साथ। तो जैसे वेटर जब आएगा, वो एक मेनू कार्ड है ना, सामने लिस्ट ले आएगा पूरा डिश का, क्या क्या डिशेस हैं हमारे यहाँ। तो आप जब यहाँ पे डिश का नाम लिखा रहता है कि ये है ना पनीर टिक्का मसाला, चिकन मसाला, है ना, चिकन दो प्याज़ा या पनीर दो प्याज़ा, मशरूम, सारा डिश का नाम लिखा है। और इधर क्या रहता है, प्राइस का नाम प्राइस लिखा रहता है, ये इतना, ये इतना, कहीं लिखा हुआ 500, कहीं लिखा 450, कहीं लिखा 300, है ना, ऐसे करके प्राइस का नाम लिखा हुआ है। तो जैसे हम रेस्टोरेंट जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इधर पहले देखते हैं, है ना। और जैसे कहीं दिखा 50, तुरंत यहाँ से हम लोग इधर गए, देखिए राइट से लेफ्ट पढ़ दिए ना, समझ में आ रहा। तो मैंने क्या बताया आपको, राइट से लेफ्ट। देखिए हम लोग यहाँ पे ऐसा परिस्थिति आ जाता है, तो हम लोग को कभी कभी राइट से पहले डिश नहीं देखते, पहले प्राइस देखते हैं, और प्राइस जैसे देख लिया, अच्छा 50, फिर हम लोग कहते हैं वाह आई लव दिस फूड, मुझे बहुत पसंद है ये, और बाकी सब बेकार है, ये सब सो ऑयली, ये सब हम लोग नहीं खाते, हम लोग को सिर्फ यही पसंद आता है ना, जो भी फूड यहाँ पे लिखा रहता है। तो खैर समझिए, तो ये एक है ना, तो आप समझना, तो ऐसे हम लोग कभी कभी, है ना। तो खैर चलिए, हम लोग क्या करते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आना। तो लेफ्ट से राइट ही हम लोग क्या करते हैं, लिपि को, रोमन को पढ़ते हैं या लिखते हैं, और इसको भी ऐसे ही लिखा या पढ़ा जाता है। क्लियर है ना। एक चीज़ और मैं बता दूं, ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप कोई भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, है ना, कभी किसी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ ये, आप बताना, अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप बताना। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि ये मैंने क्या लिखा, आप पढ़िए, तुम क्या कर रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूंगा ये कौन सा भाषा है, तो आप क्या बोलोगे? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर इंग्लिश है, आपने इंग्लिश में लिखा। नहीं, ये भाषा कौन सा है, ये भाषा हिंदी ही है। तुम क्या कर रहे हो, कौन सा भाषा है ना, हिंदी है। लेकिन हिंदी को मैंने क्या किया, रोमन लिपि में लिखा। क्लियर है, हिंदी को भाषा है हिंदी, लेकिन स्क्रिप्ट कौन सा मैंने यूज किया, रोमन। क्लियर, जैसे वैसे ही, जैसे मान लो ऐसे मैंने लिखा, ये क्या लिखा हुआ, हाउ आर यू। तो हाउ आर यू ये कौन सा भाषा है? आप कुछ बोलेंगे सर ये हाउ आर यू आप हिंदी में लिखे, हिंदी में नहीं लिखे। ये भाषा कौन सा, इंग्लिश है, लिखा है मैंने देवनागरी में, है ना। मतलब भाषा और लिपि में आपको अंतर समझ में आ रहा। भाषा बोलने के क्रम में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, हो सकता है हम किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, है ना। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, हाउ आर यू ये भाषा कौन सा, अंग्रेजी है, लेकिन लिखा हुआ कौन सा है ना, लिपि, है ना। तो ये चीज़ है। क्लियर है। अब जैसे रेस्टोरेंट है ना, अच्छा रेस्टोरेंट का भी एक बड़ा है ना। अब मैं रेस्टोरेंट जो होता है, अच्छा इसका उच्चारण क्या होगा, कुछ लोग रेस्टोरेंट बोलते हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट बोलते हैं। इसको क्या उच्चारण करेंगे, देखिए इसका सही उच्चारण होगा, सही, शायद मैं भी सही से उच्चारण नहीं कर पाऊंगा इसका, रेस्तरां, है ना, क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज और वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे से बोल पाएंगे इसको। वो रेस्तरां है ना, वो क्या बोलते हैं, रेस्तरां, है ना। अंग्रेजों ने उसको क्या बोला, रेस्ट्रॉ, है ना, तो वो रेस्ट्रॉ बोल देते। तो सबका अपना अपना एसेंट आता है, अलग अलग भाषा का जो टोन होता है, एसेंट होता है ना। हम लोग भारतीय, हम लोग भेदभाव नहीं करते, हम लोग पूरा पढ़ देते हैं, रेस्टोरेंट, है ना, हम लोग पूरा रेस्टोरेंट बोल देते हैं। ठीक है, रेस्ट्रॉ भी गलत है, रेस्टोरेंट भी गलत है ना। अंग्रेज जो बोलते हैं रेस्ट्रॉ, क्यों हम तुम्हारा सुने, हम रेस्टोरेंट बोलेंगे, क्या दिक्कत है रेस्टोरेंट बोलने में, तुम अंग्रेज बोल रहा रेस्ट्रॉ। अगर रियल उच्चारण देखिए, रियल उच्चारण, सही उच्चारण किसको माना जाएगा, जहां से भाषा की उत्पत्ति हो रही है। तो फ्रांस से अगर उत्पत्ति हो रहा है, तो फ्रांस में अगर रेस्तरां बोलता है तो हम लोग रेस्तरां बोलेंगे, तभी सही उच्चारण होगा। रेस्टो भी सही उच्चारण नहीं है, नहीं रेस्टोरेंट सही उच्चारण, हम लोग रेस्टोरेंट ही बोलेंगे, रेस्टो जिसको जो बोले, है ना। तो आप समझना, भाषा होता है ना, अलग अलग, है ना। जैसे अब मैंने, आप बताओ, ये यहां पे मैंने लिखा, ये कौन सा भाषा है, पुलिस, ये भी फ्रेंच लैंग्वेज। बहुत तो बोलेंगे सर इंग्लिश, है ना, नहीं, लिखा मैंने किसमें, रोमन में, लिखा मैंने किसमें, रोमन में, है ना। तो भाषा आप बोल सकते हो, उसको जब लिखते हैं हम लोग तो अलग अलग लिपि में आप क्या करते हैं, लिख सकते हो उसको। क्लियर है। तो ये आप एक ध्यान रखना
कि मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार फिर से समराइज कराओ। प्री हिस्टोरिकल पीरियड मैंने आपको बताया, प्रागैतिहासिक काल, जब लोगों को लिखना नहीं आता था। स्टोन एज का पीरियड था, उत्पादन करने नहीं आता था, उत्पादन करना भी अब सीखे नहीं है। अभी लोग क्या है, निर्भर है पशु पर, है ना, तो पशु का शिकार करना, ये सब चीज़ ये लोग करते थे, उसको पकड़ के, है ना, उसका मांस खाना, ये सब। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड जो है, ये उस काल को कहते हैं जब लोगों को लिखना आता था, लेकिन हम लोग आज तक उनकी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी मैं आपको बता रहा था लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। हड़प्पन वाले लोग कैसे लिखते थे, हड़प्पन वाले लोग कैसे लिखते थे, आप मुझे कमेंट में बताना, ये आपका होमवर्क है। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले किस साइड से लिखते थे, वो लेफ्ट से राइट लिखते थे या राइट से लेफ्ट लिखते थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस पर चर्चा जरूर करेंगे। आप ये बताना कमेंट में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले किधर से लिखते थे। और प्रॉपर हिस्ट्री मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा पीरियड जब लोगों को लिखना भी आता था, और हम लोग उनकी लिपि को पढ़ भी चुके हैं। पहला लिपि, भारत का सबसे प्राचीन लिपि जिसको पढ़ा जा चुका है, वो है ब्राह्मी लिपि। क्लियर है? और देवनागरी वगैरह तो बहुत हाल में डेवलप हुआ। तो चलिए, एक इंट्रोडक्शन था हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।